नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज दोस्तों सभी का PYQ टेस्ट सीरीज में सभी का स्वागत, अभिनंदन है। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आइए हम पर्यावरण EVS के 30 प्रश्न करेंगे। पूरे सिलेबस का निचोड़ रहेगा। 30 में से आप लोगों को क्या फीडबैक है, सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। यह PYQ टेस्ट सीरीज आपको निर्धारित कर देगी, आपकी तैयारी बेहतरीन कर देगी और आपको यह मौका मिलेगा जानने का कि PYQ में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह अनुमान लगाना और तैयारी करना इस लेवल की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज रहेगी। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ सभी को कमेंट करके बताना है, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA किन दो देशों की संयुक्त पहल है? चीन और भारत, भारत और अमेरिका, स्वीडन और भारत या फ्रांस और भारत? अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में सही और सटीक आंसर जो है आप बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA किन दो देशों की संयुक्त पहल है? सभी को कमेंट करके बताना। तो राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस और भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA फ्रांस और भारत दो देशों की एक संयुक्त पहल है। सभी लोग समझ गए? डी ऑप्शन राइट कर लेना है। जिन्होंने डी ऑप्शन को सही मानना है बिल्कुल सही करे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है। खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पाया जाता है? नदियों में, दलदल में, उथले तटीय क्षेत्रों में या डेल्टा में? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र अगर पूछा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए डेल्टा क्षेत्र में। डेल्टाई क्षेत्र जो होते हैं उसमें खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र ज़्यादा होता है। इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा होता है? और आपको पता है इस टॉपिक से एक प्रश्न सदैव पूछा जाता है। बायोमास का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड या संख्या या बायोमास का पिरामिड, इन दोनों का होगा। तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। कुछ ऐसे भी प्रश्न बताएंगे जिनको हम प्रश्न समझ में ना आए, ऑप्शन को देखकर हम सही ऑप्शन को कैसे हम निकाल सकते हैं, सही आंसर कैसे निकालना है ऑप्शन को देखकर, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में बने रहिए। समस्त टेस्ट सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वर्ग 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। सारे PYQ टेस्ट सीरीज को हल करिए और समझिए। प्रश्न है कि कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। कौन सा पिरामिड? ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वह सदैव सीधा होता है। आइए बात कर देंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है EVS शिक्षक के लिए चर्चा के बाद किस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए? जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे और EVS के शिक्षक हैं, पर्यावरण के अध्यापक शिक्षक बन गए, तो EVS के लिए आपको चर्चा करना है तो उसके किस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए? कि विद्यार्थियों ने एक दूसरे से सीधे प्रश्न पूछना शुरू किया है, विद्यार्थी एक दूसरे की गलतियाँ बताने लगे, कोई भी दूसरे विचार में सहमत नहीं था, विद्यार्थियों ने एक दूसरे की बात सुनकर इनकार कर दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, एक दूसरे गलती, सहमत नहीं, इनकार करना, ये तीनों निगेटिव मिल गए। लेकिन पहले ऑप्शन में क्या ऐसा दिया गया है कि विद्यार्थियों ने एक दूसरे से सीधे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। सीधे प्रश्न पूछना ये पॉजिटिव है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन हो गया। हमें यही देखना है, ऑप्शन में निगेटिव वर्ड मिल गया, निगेटिव शब्द मिल गया, प्रश्न अगर हमारा पॉजिटिव है तो हमें सही और सटीक आंसर निकल आता है। अर्थात EVS शिक्षक के लिए चर्चा के बाद विद्यार्थी ने एक दूसरे सीधे प्रश्न पूछना शुरू किया है कि नहीं, ये अधिक आपको ध्यान देना है। फर्स्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? अक्सर आप देखते होंगे एक शिक्षक के रूप में बच्चों से आप समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछते हैं, तो एग्जामिनर कहता है इसका उद्देश्य क्या होता है? कि समूह आधारित अधिगम, रटकर सीखना, अनुप्रयोग आधारित अधिगम या वाद विवाद में दक्ष बनाना।
तो समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछने का मात्र केवल एक ही उद्देश्य होता है कि अनुप्रयोग आधारित अधिगम बनाना। अनुप्रयोग आधारित अधिगम होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। हर प्रश्न अव्वल है, हर प्रश्न का सभी को कमेंट करना है। कोई भी प्रश्न आ सकता है, रिपीट हो सकता है, एक नंबर पक्का कर सकता है। EVS में 30 में से 30 नंबर लाना है, ये 25 प्लस का स्कोर प्राप्त करना है। तो हर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके अवश्य देना है। दैनिक कृषि कार्यों में उपयोगी द्वितीयक संरचनाओं को क्या कहते हैं? सहायक संरचनाएं, बछड़ा बाड़ा, दुग्धशाला या व्यक्तिगत आवास कहते हैं? सभी लोग बताइए क्या इसको बोलेंगे? दैनिक कृषि कार्यों में उपयोगी द्वितीयक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? जो द्वितीयक संरचनाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइए। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान देना है, समझना है और फिर जाकर आपको फीडबैक करना है। तो जो सहायक संरचनाएं होती हैं, यानी दैनिक कृषि कार्यों में उपयोगी जो द्वितीयक संरचनाएं होती हैं वह सहायक संरचनाएं कहलाती हैं। तो यहाँ सहायक संरचना यानी फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। हर प्रश्न का जवाब करना चाहिए। अभी आप कमेंटेड बनेंगे तो वादा करता हूँ अपने आप को ऐसा मन में बनाइए कि जवाब हमें देना है, प्रश्न आए जवाब देना है। कमेंटेड बनिए, यहाँ पर भी आंसर सभी पता है फिर भी कमेंट करिए। आप कमेंट करने से क्या होता है, आपकी जो माइंड जोन है ना वो निखर के आता है। और ये चीज़ क्लियर हो गई तो बता रहा हूँ आपको टेट एग्ज़ाम से क्वालिफाइड होने से, एग्ज़ाम फतेह करने से कोई नहीं रोक सकता। माइंड पे अपने आप लाइए कि हम कमेंट करेंगे, सही हो गलत ये निर्भर नहीं, कमेंटेड करना बढ़िए। अगला है 1981 1990 को किस अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाया गया है? सभी लोग बताइए 1981 से 1990 को किस अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाया गया? श्रम, महिला, बच्चे, जल एवं स्वच्छता। तो यह अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति स्वच्छता दशक कहलाता है, अर्थात जल एवं स्वच्छता। जल और स्वच्छता पहुंच में सुधार के उद्देश्य से आधुनिक प्रयासों का अग्रदूत माना जाता है। कौन सा दशक? 1981 से 1990 तक का दशक। इसके बाद है अगला प्रश्न है कि आँखों की जांच में प्रयुक्त एट्रोपिन किस पौधे से प्राप्त होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। आँखों की जांच में प्रयुक्त एट्रोपिन किस पौधे से प्राप्त होती है? साइंस का बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके टेट एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो आँखों की जांच में प्रयुक्त जो एट्रोपिन किस पौधे से होता है? आक, सिंकोना, बेलेडोना या आंवला? तो एट्रोपा किस कहलाता है? बेलेडोना। आँखों की जांच या नेत्र परीक्षण में प्रयुक्त होता है। इसे समान बोलचाल में डेडली नाइट शेड भी कहते हैं। और एट्रोपिन पौधे की पत्तियों और जड़ों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एल्गलाइड होता है, जिसे पुतली फैलाना हो गया, फोकस को रोकना, ये सारी चीज़ें क्या होती, इसमें एट्रोपिन होता है। सभी लोग समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह समझते रहिए और फीडबैक करते रहिए। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और प्यारा सा फीडबैक सभी को करना है कि विश्व के सभी समाजों में कौन सा परिवार पाया जाता है? संयुक्त परिवार, विस्तृत, एकल। एकल परिवार को नाभिकीय परिवार भी बोलते हैं। तो होता है कि मिश्रित परिवार। तो विश्व के सभी समाजों में कौन सा परिवार होता है? एकल या नाभिकीय परिवार। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे कर लेना। अगला है RDA का पूर्ण रूप क्या होता है? RDA का पूर्ण रूप होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। क्या होता है? RDA का पूर्ण रूप क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अर्थात अगर इसको हम समझें, अनुशंसित दैनिक आहार भत्ता जिसे हम बोलते हैं, ये किसी व्यक्ति की उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि के आधार पर प्रतिदिन आवश्यक पोषक तत्व जैसे विटामिन, खनिज, प्रोटीन की वह मात्रा होती है जो लगभग सभी स्वस्थ लोगों के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN द्वारा तय किया जाता है।
तो RDA का मतलब अनुशंसित दैनिक आहार भत्ता बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्यारा सा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न है और एनर्जी ऊर्जा से प्रश्न आता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 कैलोरी, 5 कैलोरी, 6 कैलोरी या 14 कैलोरी। तो आप सभी लोग जानते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा शरीर को लगभग 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और यह ऊर्जा का प्रदान करने वाले के लिए ग्लूकोज में यह टूटता है। अगला जो प्रश्न है कि भोजन के पाचन के लिए आवश्यक क्या होता है। वायु, पानी, एंजाइम, खनिज। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इतना तो आप जानते होंगे कि भोजन के पचाने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न और भी प्यारा सा हो जाता है कि हमें किस प्रकार का भोजन कम खाना चाहिए। जंक फूड, स्वास्थ्यवर्धक भोजन, सब्जियां या फल। सभी लोग बताइए हमें किस प्रकार का भोजन कम खाना चाहिए। तो जंक फूड को भोजन हमें कम करना चाहिए। हमें स्वास्थ्यवर्धक भोजन ज़्यादा खाएं, सब्जियां खाएं, फल खाएं, लेकिन जंक फूड हमें कम खाना है। अगर आ गया हमें किस प्रकार का भोजन अत्यधिक मात्रा में खाना चाहिए, तो स्वास्थ्यवर्धक भोजन खाइए, सब्जियां खाइए, फल खाइए, जंक फूड बहुत कम मात्रा में होना चाहिए या ना ही खाएं तो बेहतर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और अब पता है पृथ्वी अर्थ से प्रश्न आता है कि पृथ्वी की धुरी कितने कोण पर झुकी हुई है। 29.55, 21.35, 23.45, 25.65 डिग्री से। तो पृथ्वी की धुरी कितने कोण पर झुकी हुई है, सभी लोग बताइए। ये वो प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं मतलब आपसे बनना चाहिए। अब आपसे बनना चाहिए यानी 23.45 डिग्री आपने पढ़ा होगा। इस झुकाव के कारण पृथ्वी अपने कच्ची समतल के सापेक्ष लगभग 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और इसी झुकाव की वजह से पृथ्वी पर ऋतु मौसम में परिवर्तन होता है। जूनो मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। ये साइंस स्पेस से प्रश्न है कि जूनो मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। 11, 13, 15, 17। अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु कमेंट कर सकते हैं। तो जूनो मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा सभी को फीडबैक करना है। जूनो मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो राइट आंसर आ चुका है वह दोस्तों 2011। फिर अगला प्यारा सा प्रश्न है कि इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध, मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून। तो बुध यहाँ का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून तीनों के उपग्रह हैं लेकिन बुध का कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न और भी प्यारा सा है कि चिकनी मिट्टी के बारे में सही कथन बताना है कि ह्यूमस से समृद्ध होती है या बहुत उपजाऊ होती है। चिकनी, देखिए मिट्टी से प्रश्न आता है ये जान लीजिए। चिकनी मिट्टी आए, दोमट मिट्टी आए, काली मिट्टी आए, रेगुर मिट्टी आए, सभी का नॉलेज होना चाहिए। इन मिट्टी में कौन कौन से फसल बेहतर होती है, कौन से नदियों के बहा कर लाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी हो गई। तो इन मिट्टियों से प्रश्न पढ़ लेना, एक प्रश्न आएगा। तो चिकनी मिट्टी के बारे में हमारा जो सही कथन है कि ह्यूमस से समृद्ध होती है और ये बहुत उपजाऊ भी होती है क्योंकि ह्यूमस से निर्माण से आती है इसलिए उपजाऊ होती है। इसलिए ए व बी दोनों कथन यहाँ पे सही होंगे यानी थर्ड ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि किसान अनाज और भूसी को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, हम सभी लोग हैं। अनाज और भूसी को करना है तो फटकना होगा, जुताई, हाथ से चुनना, मथना नहीं हो सकता, ना ही जुताई होगा, तो ये फटकना या बिनोइंग से होगा। घर में हमारे माताएं बहनें जो सूपा लेके फटकती हैं देखते होंगे, अनाज भूसी को अलग करते हैं। भूसी हल्की होती तो धीरे धीरे वह आगे आ जाती है और अनाज वजनी होता तो पीछे रह जाता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का बहुत अच्छा प्रश्न है, सन वाले प्रश्न आते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा। अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फटाफट कमेंट कर सकते हैं।
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सभी लोग बताइए। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, और प्यारा सा प्रश्न है तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। वह है दोस्तों राजस्थान। शुष्क क्षेत्र से प्रश्न आपको पता ही चल जाना चाहिए कि राजस्थान होगा। कुछ ऐसे हाईलाइटेड शब्द होते हैं जो आपको कनेक्टेड करना पड़ेगा, कनेक्टेड जोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ आपने सीख लिया मतलब एग्जाम फतेह का रास्ता आसान हो जाता है। विश्व पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? असम, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। पर्व त्यौहार से प्रश्न आएगा तो विश्व पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। विश्व पर्व केरल राज्य, ठीक है ना। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बिल्कुल डाउट नहीं करना है, ये टॉपिक पकड़ के चलिए, कहाँ कहाँ से प्रश्न किस टॉपिक से आ रहे हैं उस टॉपिक को हमें कवर करना है। वीर चिलाराय दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश। वीर चिलाराय दिवस, और सभी लोग जानते हैं वीर चिलाराय दिवस असम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न और भी प्रश्न है, स्पोर्ट्स से, जीके से प्रश्न है, स्पोर्ट्स से यानी खेल से संबंधित प्रश्न है कि फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। फ्री थ्रो किस में मिलता है? फ्री थ्रो बास्केटबॉल में मिलता है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में कितने होते हैं, इनका मैदान कितना होता है, ये सारा कुछ पढ़ना है और इन्हीं से एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाएगा। इनसे संबंधित जो टूर्नामेंट होते हैं उनको पढ़ना है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ये तो अभी बन चुका है हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। एक करंट अफेयर से जीके पूछ लिया गया था, ये 2024 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। 2002 की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी किन दो टीमों को संयुक्त रूप से जीती थी 2002 में? वह भारत और श्रीलंका। तो मतलब स्पोर्ट जीके से प्रश्न आए थे, 3-4 प्रश्न आपके पूछे गए थे, फिर धीरे धीरे चेंज होता जाता है। कभी स्पोर्ट 2-3 पेपर में आएगा, फिर कुछ अलग कंसेप्ट पकड़ के स्पेस ज़्यादा ले लिया जाएगा, कहीं फिर करंट अफेयर ज़्यादा ले लिया जाएगा, फिर इंटरनेशनल ले लिया जाएगा। तो 2-3 दिन में पेपर चेंज, वेरिएशन चेंज होता रहता है। तो हर प्रकार से हमें प्रिपेयर रहना है। कार्य करके, अनुभव प्राप्त करके तथा चिंतन द्वारा सीखने को क्या कहते हैं? अन्वेषण उपागम, समस्या समाधान उपागम, सहकारी अधिगम उपागम या अनुभवनात्मक अधिगम उपागम। तो कार्य करके, अनुभव प्राप्त करके, मतलब कार्य करना है, फिर उससे अनुभव प्राप्त करना है, फिर चिंतन द्वारा उसे सीखना है। मतलब क्या होगा? यह अनुभव प्राप्त कर लिया हमने, फिर चिंतन करना, मतलब अनुभवनात्मक अधिगम उपागम हो जाएगा। 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो प्रश्न पर ही उत्तर क्लियर हो गया था, केवल हमें समझना है। अगला है प्रभावी पाठ योजना के संबंध में सही कथन हमें चयन करना है कि विद्यार्थियों को यह न बताया जाए कि वे क्या सीखेंगे। समय सबसे दुर्लभ और सीमित संसाधन है। असफल पाठ योजना पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष एवं पुनरावलोकन की आवश्यकता नहीं। तो प्रभावी पाठ योजना का संबंध में सही कथन बताइए। आप खुद सोचिए, आप शिक्षक बंधु हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि प्रभावी पाठ योजना क्या हो सकती है, किस प्रकार की योजना प्रभावी कहलाएगी? वह होगी जो समय सबसे दुर्लभ और सीमित संसाधन। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे सही होना चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पुनर्नवीकरणी, जिसे हम रिफोर्जाइजेशन बोलते हैं, इस क्या है ये? नष्ट हुए जंगलों में पुनः वृक्षारोपण करना, जनजातियों को पुनर्वास करना, खरपतवार हटाने या शहरीकरण हेतु जंगल नष्ट करना। तो पुनर्नवीनीकरण करना, पुनः नवीनीकरण कर देना, इसका तात्पर्य ही होता है कि नष्ट हुए जंगल को पुनः वृक्षारोपण कर देना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल के तापमान में कमी को क्या कहते हैं? धनात्मक ह्रास दर, ऋणात्मक ह्रास दर, बढ़ती ह्रास दर या घटती ह्रास दर हो। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल के तापमान में कमी क्यों आती है, ये जानना जरूरी है। और कमी को कहते क्या है, ये भी जानना जरूरी है। उसे धनात्मक ह्रास दर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल के तापमान में कमी को क्या कहते हैं, ये प्रश्न बनता है। तो आपने बता दिया धनात्मक ह्रास, क्योंकि क्षोभ मंडल में औसतन प्रत्येक 1000
मीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग कितनी कमी आती है? 6.5 डिग्री सेल्सियस कमी आ जाती है। तो ऊंचाई के अनुसार ह्रास दर हर जगह समान होता है और ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल के तापमान में कमी धनात्मक ह्रास दर बोलते हैं, ऋणात्मक नहीं धनात्मक ह्रास दर बोलेंगे, क्योंकि कमी हो रहा तो कमी मतलब बढ़ रही है, तो वह धनात्मक में आ जाएगा। जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत हमारा समुद्र का पानी हो जाए। और तीसरा प्रश्न है, बेमिसाल प्रश्न है कि शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के प्रमुख उपागम कौन कौन से होते हैं? प्रौद्योगिकी, साक्षरता, ज्ञान संवर्धन या ज्ञान सृजन। तो मेरे प्यारे में शिक्षक बंधु, आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के प्रमुख उपागम प्रौद्योगिकी, साक्षरता भी है, ज्ञान संवर्धन भी है और ज्ञान सृजन भी है, और तीनों पॉजिटिव चीज़ें हैं, इसलिए 1, 2, तीनों सही होंगे, यानी डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। तो ये रहे टॉप 30 प्रश्न पीआईक्यू टेस्ट सीरीज हमने किया, मिक्स क्वेश्चन किए, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ला रहे हैं ताकि प्रिपरेशन आपका बेहतर हो सके, तैयारी आपकी बेहतरीन हो सके। सभी को कमेंट करना है, आप बाकी नोट्स ले लीजिए। नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598, नोट्स प्राप्त करिए। ये नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत करेंगे, तो तैयारी को मजबूत करिए, दृढ़ता के साथ लगिए और अपने सपने को साकार करिए, माता पिता के सपने को साकार करिए। मिलते हैं आपके अगले पीआईक्यू टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।